कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, सेशन को शुरू करने से पहले एक तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, रुकिए मैं स्पेस बनाती हूँ थोड़ा। डन। तो सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव 2026 के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पीवाईक्यू, एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट थीम वाइज सिलेबस, ठीक है, ये सब डिकोड करके वही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बार बार रिपीट करके मैं पढ़ा रही हूँ, जिससे आप लोगों को वो माइंड में बैठे और क्वेश्चन आने की लगभग उन्हीं टॉपिक से बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक, बहुत ज़्यादा सिलेबस के जो रेलिवेंट नहीं है वो टॉपिक नहीं कवर करवा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत सिलेक्टेड चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं वर्षों में। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आप लोगों को अब आज आप लोगों को कल से पीवाईक्यू को मैंने पीवाईक्यू के पॉलिटी के पीवाईक्यू की फिर से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना चालू कर दी है। ठीक है, तो कल आप लोगों ने एक 368 के लिए ठीक पूरी कंप्लीट वीडियो आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, उसमें आप लोगों को 368 से लेकर अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को अब भाग 20 जो 368 है जो आर्टिकल, ठीक है, उससे जितने भी क्वेश्चन आप लोग बनेंगे उसको संभवतः आप लोग कर सकोगे। ठीक है, तो आज फिर से एक नया टॉपिक आया है। ठीक है, और वो टॉपिक उसी बेसिस पर आधारित है जिस बेसिस पर आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बस उसको मैंने पूरा विस्तार पूर्वक उस एक क्वेश्चन से मैंने उस एक टॉपिक को ही पूरा कवर करवा दूंगी मैं, जिससे आप लोगों को अब उससे भी अलग उस चैप्टर से अलग हटके कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग नहीं फंसोगे। ठीक है, और इस तरह की यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू प्रैक्टिस, ठीक, पीवाईक्यू एनालिसिस आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के सामने यूपीएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, जो मैं पिंक पेन चला रही हूँ उसी पर अभी आप लोग फोकस करिएगा। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा लिखने की वजह से बहुत ज़्यादा वो स्लाइड कुचुर कुचुर कर दी है, लेकिन आप लोगों को जब समझाऊंगी तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले मेरे साथ पढ़ो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ये नॉर्मल सा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को पता होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसका आंसर, मुझे तो पक्का विश्वास है कि आप लोगों को सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को क्या इस क्वेश्चन से हिंट क्या मिलती है कि इस क्वेश्चन से हिंट मिलती है कि हम लोगों को अब अस्थायी सदस्य अगर पूछा है तो स्थायी सदस्य के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कि संविधान जब बना, ठीक, तो संविधान के बनने में क्या क्या चीज़ें थी, संविधान का बनना ही हम लोगों के लिए लक्ष्मीकांत में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको ही पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड अब मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर कवर करवाने वाली हूँ थोड़ी ही देर में। ठीक है, देखो, एक यूपीएससी की एक खास बात जानते हो क्या है? यूपीएससी की एक सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि वो जो पीवाईक्यू देते हैं, सब लोग बोलते हैं पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते हैं। मैं कहती हूँ कि पीवाईक्यू रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन पीवाईक्यू का पैटर्न जरूर रिपीट हो जाता है, उस पर ज़रूर ध्यान दिया करो। जैसे कि अब ये क्वेश्चन था, ठीक है, उसके बाद अब ये इसका आंसर हो गया, तो ये तो उस साल के लिए हो गया जिस साल में ये क्वेश्चन था, है ना, मतलब 2025 या 24 के लिए। ठीक है, लेकिन अब पैटर्न इससे रिलेट आगे क्या आ सकता है अगर आएगा, तो ये जो 3 ऑप्शन गलत आप लोगों को दिख रहे हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा। अब आप लोगों को पता ही होगा कि श्री गोपालचारी को लेकर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो ये कौन थे? ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी सबको पता होगा। ठीक, BR अम्बेडकर के बारे में भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है? ये कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। TT कृष्णमाचारी, सभी को पता होगा कि ये एक टाइम पर कौन थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को इन चारों ऑप्शन की रॉन्ग होने की वजह भी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं उन पर पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम सही से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही आप लोगों को जब सही हो जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए एक टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, अब जब रॉन्ग स्टेटमेंट को आप लोगों ने सही करके पढ़ लिया और उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो आप लोगों को क्या हुआ कि अब चांसेस हो गए कि जब अगली बार यूपीएससी उन रॉन्ग स्टेटमेंट को सही करके क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत बार ऐसे पैटर्न मैंने रिपीट देखे हैं, ठीक है, कि अगली बार
उन्हीं रॉन्ग ऑप्शंस को सही करके उसने क्वेश्चन बना दिया, तो वो आप लोग कर सकोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को राइट के साथ रॉन्ग ऑप्शन भी सब पढ़ा देती हूँ। तो ये हो गया एनालिसिस का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर पढ़ा और उसके बाद रॉन्ग स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया। ठीक, अब एनालिसिस का पार्ट 2 आता है कि आप लोगों को इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। ठीक, तो अब चलिए हम लोग धीरे धीरे आराम से इस टॉपिक को पहले कवर करते हैं। अब देखो, आई होप अब आप लोगों को ये दिख रहा है, ठीक, और मैं जहाँ पेन चलाऊंगी वहीं देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये सब मेरा लिखा है, ठीक है, और आप लोग इसको इतनी आसानी से समझ नहीं पाओगे। संविधान, देखो संविधान निर्माण, अगर हम लोग संविधान निर्माण की प्रोसेस में सबसे पहले क्या देखेंगे, पृष्ठभूमि देखते हैं। तो पृष्ठभूमि में क्या है कि सबसे पहले 1934 का टाइम पीरियड आता है। अब एक स्टोरी वाइज इस टॉपिक को बहुत आसानी से, बहुत ईजिली समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि पृष्ठभूमि में क्या है। अगर संविधान निर्माण की प्रोसेस देखें तो क्या है कि 1934 का टाइम पीरियड आता है। 1934 में क्या था कि एम एन रॉय जो थे, उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले संविधान पर विचार किया था। याद रखना, विचार किया था, ठीक है। उसके बाद 1900 मतलब विचार ये किया था कि संविधान लाया जाए या ना लाया जाए, या संविधान कैसे बने, ये विचार इनके मन में थॉट आया था, ठीक है। फिर आया धीरे धीरे उसके 2 साल बाद 1936 का टाइम पीरियड। अब 1936 में क्या आया, फैजपुर अधिवेशन लाया गया। फैजपुर अधिवेशन में भी क्या था कि बस यही संविधान बनने की प्रोसेस का एक थोड़ा बहुत कच्चा चिट्ठा था, ठीक, कि क्या कैसे बनेगा, ठीक है। तो फैजपुर अधिवेशन की बेसिस पर इतना काम करवाया गया। उसके 2 वर्ष बाद क्या हुआ, ठीक, अब देखो 1934 से प्रोसेस शुरू हुई थी, फिर 36 हुआ, उसके बाद 1938 का टाइम पीरियड आया। अब 1938 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की लीगल मांग की, यानी कि वैध मांग की। उन्होंने अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनने की वैध मांग की। कौन से आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वयस्क मताधिकार, यानी कि उन्होंने बोला कि वयस्क मताधिकार के आधार पर उन्होंने संविधान की वैध मांग की, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप शामिल नहीं होगा। ये उन्होंने 1938 में अपनी मांग में, प्रस्ताव में रखा था, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बना है, ठीक। उसके बाद उसके बाद 1940 का देख रहे हो, 2-2 साल का टाइम पीरियड है, 34 से शुरू कर, फिर 1940 का टाइम पीरियड आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का जो प्रस्ताव था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया 1940 के टाइम पीरियड में, और उसी को क्या बोला गया, अगस्त प्रस्ताव बोला गया, ठीक। उसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से बोला गया, ठीक है। तो इतना अब आप लोगों को याद हो गया, चलो अच्छा है। फिर 1942 का टाइम पीरियड आता है। 1942 में सभी को पता होगा क्या आता है कि क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन ने अपने सुझाव जो है वो इस संविधान बनने के ऊपर सुझाव दिए थे, ठीक। तो इसकी भूमिका, पृष्ठभूमि की भूमिका आप लोग इन्हीं 5 ईयर्स के साथ याद रखोगे, ठीक। तो ये पृष्ठभूमि यहीं पर समाप्त होती है, ठीक। अब उसके बाद क्या हो रहा था, अब उसके बाद सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में अब निर्माण प्रक्रिया की बात चलने लगी। भाई अप्रूवल तो मैंने यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि संविधान बनने का अप्रूवल जो है वो मिल गया, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ कि निर्माण प्रक्रिया आती है। अब निर्माण प्रक्रिया में क्या कैसे होना था, एक बात ध्यान से सुनो, ठीक। निर्माण प्रक्रिया में क्या हुआ था कि टोटल जो भारत की आबादी थी, ठीक, और जितने वहाँ पे संविधान बनाने में लोग थे, उनमें 389 मेंबर्स थे, यानी कि 389 सदस्य टोटल थे, ठीक। उनमें भी क्या थे, उनमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भार पर आधारित थी, ठीक। और उसके बाद 93 सीटें क्या थी, सीटें वो देसी रियासतों की थी, ठीक है। तो अब उसके बाद जो 3 समुदाय थे, वो 3 समुदाय कौन कौन से थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक। और ये क्या थे, ये संविधान बनने में शामिल जो है वो नहीं हुए थे। एक बार फिर से समझो, निर्माण बनने की प्रक्रिया में टोटल 389 मेंबर थे। 389 मेंबर में से 296 मेंबर को क्या थे, वो उनकी सीटें ब्रिटिश भार पर आधारित थी, और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों पर आधारित थी। इसका सेकंड पार्ट क्या आता है कि उसमें अब इतनी सीटों के अलावा कौन थे, 3 समुदाय भी थे। 3 समुदायों में मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग आते हैं, ठीक है। तो ये समुदाय जो थे वो संविधान बनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए थे। इतनी बात इनको लेकर याद रखना, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत आराम से, बहुत इजी आप लोगों को
पढ़ाया है और आप लोगों को रिकॉल और लर्न करवाने की बहुत कोशिश की है। ठीक है, आप लोगों ने भी ये कोई पहली बार नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पास है, आप लोगों ने इसको 10 बार पढ़ रखा होगा। ठीक है, लेकिन बस मैं आप लोगों को एक इस टॉपिक के माध्यम से कि मेरी पीवाईक्यू का सेशन ऐसा हो जिससे आप लोगों को इतना प्रॉफिट हो जिससे आप लोगों को मतलब आप लोगों की हर डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, क्योंकि जब मैं पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए कभी कभी जब पढ़ाई करती थी और यूट्यूब पर आती थी तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता था कि ये लोग करवाते क्या है। एक पीवाईक्यू लिया, उसका सही आंसर बता दिया, बस बात खत्म, हो गया पीवाईक्यू। 4 तरह की बातें। ठीक है, लेकिन जितने भी मेरे मन में उस टाइम क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को इस पीवाईक्यू के माध्यम से देने की कोशिश की है। आई होप इस पीवाईक्यू के सेशन के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए अलग कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन उठते हैं मन में वो मैंने इस पीवाईक्यू के माध्यम से सारे रिजॉल्व कर दिए होंगे। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ भी इंप्रूवमेंट या कोई भी डाउट हो मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। पता है मुझे मेरा भी यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है। ठीक, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों के पीछे की मेहनत कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या आता है, 292 सीटों की अब बात आती है। इसमें 11 गवर्नर प्रांत थे। ठीक, और उसके बाद 4 जो थे वो मुस्लिम आयुक्त प्रांत थे। ठीक, ये इतने मिलकर क्या बन रहे थे, 292 सीटें बन रही थी। ठीक है, और अब होना क्या था कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीटों का चुनाव होना था। ठीक, मतलब 10 लाख आबादी पर एक सीट को चुनाव होना था, एक सीट के लिए सॉरी। ठीक है, अब देखो निर्माण प्रक्रिया, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेती हूँ। अब आई सीटें आधारित हो गई, टाइम संविधान बनने की प्रोसेस का अप्रूवल मिल गया। अब आया निर्माण प्रक्रिया। तो निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोगों को 22 जुलाई 1947 का टाइम पीरियड याद रखना होगा। इसमें क्या किया गया था, इसमें राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 का टाइम पीरियड याद रखना है। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया और राष्ट्रगान को अपनाया गया। फिर आप लोगों को संविधान बनने में टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम पीरियड लगा। टोटल इस दौरान क्या हुआ कि 11 बैठकें हुई। ठीक, और 64 लाख रुपए खर्चा हुए। ठीक, और 60 देशों का अवलोकन करके हमारा प्यारा सा संविधान भारत का बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि 114 दिन लगे। ठीक है, तो अब ये इतना याद रख सकते हो आप लोग। एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करना। ठीक, वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार जब कभी भूलना तो इसको देख लेना। ठीक है, अब देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा था कि 9 दिसंबर 1946 का जो टाइम पीरियड था, ठीक, उसमें क्या था, उसमें संविधान सभा की पहली बैठक होती है, याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुनाव किया गया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 का टाइम पीरियड आता है। 11 दिसंबर 1946 में क्या था कि उसके बाद 3 दिन के बाद, ठीक, तीसरे दिन स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और उपाध्यक्ष के लिए कौन कौन होते हैं, HC मुखर्जी होते हैं और VT कृष्णामाचारी होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखोगे। अस्थायी सदस्य कौन है, ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तक सभी को याद होगा। लेकिन एक पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया था उसमें उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो उपाध्यक्ष को इग्नोर मत करना। ठीक, इनको भी याद कर लेना। कौन से 2 उपाध्यक्ष से, उनके साथ HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। ठीक है, उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 का टाइम पीरियड आता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर सर्वसम्मति ले ली थी। ठीक है, उसके बाद नोट में क्या लिखा है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर सभी लोग उपस्थित थे। ठीक है, संविधान सभा में कांग्रेस के सारे मेंबर थे, जितनी सीटें थी उन सबके सारे मेंबर थे, लेकिन महात्मा गांधी को छोड़कर संविधान बनने के टाइम, ठीक, बाकी सब संविधान सभा में उपस्थित मेंबर थे। ठीक है, उसमें संविधान सभा में बनने के दौरान 15 महिलाएं भी उपस्थित थीं, तो इतना भी याद रखना। अब संविधान सभा की समितियों के बारे में, ठीक, बहुत क्वेश्चन इन सब से पूछे जाते हैं। संविधान सभा की जो समितियां थी उनमें टोटल 8 बड़ी समितियां थी और 13 छोटी समितियां थी। लेकिन 13 छोटी समितियों में हम लोगों को कुछ ही ध्यान रखना है, लेकिन 8 बड़ी समितियों में हमको सारी याद रखनी पड़ेंगी विथ उनके अध्यक्ष। ठीक, और उनके अध्यक्ष और समितियों के नाम हम लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि भैया इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो
पहली समिति मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से सारी याद करवा दूंगी। देखो, पहली, दूसरी और तीसरी, लक्ष्मीकांत में जिस सीरियल वाइज लिखा है मैंने उस सीरियल वाइज अपने नोट्स में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि उसमें अध्यक्ष जो है वो ऊपर नीचे हैं, ठीक है। और समितियों के नाम के साथ अध्यक्ष जो है ऊपर नीचे हैं। लेकिन कुछ समितियों के अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष का जो नाम है वो एक ही है, ठीक है। तो जो जितने एक ही समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक, मतलब जितनी भी समिति के एक ही अध्यक्ष है उनको मैंने एक साथ कर दिया है। इसी वजह से मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो छोटा बन गया है, ठीक है। तो अब पहले आप लोग इन 3 समितियों को याद रखना। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों की समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। आप लोगों को एक साथ 3 समिति याद हो गई। उसके बाद अब प्रारूप समिति को तो सबको रटा होगा, BR अम्बेडकर है, ठीक है। तो ये 4 समिति आप लोगों को एक साथ याद हो गई। अब बची 4 समिति। इन 4 समितियों में आप लोगों को मौलिक अधिकारों और जनजातियों के बहिष्कार क्षेत्र से संबंधित समिति के कौन थे? वो सरदार पटेल थे। इसको ज़्यादा लंबा करके मत याद करो, सिर्फ इतना याद कर लेना कि मौलिक अधिकार और जनजातियों के बहिष्कार क्षेत्र से संबंधित क्या थे? सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार, जनजाति, जहाँ दिख जाए वहाँ सरदार पटेल, ठीक है। उसके बाद अब मौलिक अधिकार की सब समिति, मतलब इसको कैसे? मौलिक अधिकार की उप समिति के कौन थे? JB कृपलानी, ठीक। उसके बाद माइनॉरिटी क्षेत्र के लिए कौन थे? HC मुखर्जी, ठीक। फिर नॉर्थ ईस्ट सीमांत क्षेत्र के लिए, मतलब उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र के लिए, जिसमें असम को छोड़कर, ठीक, असम को छोड़कर कौन थे? गोपीनाथ बारदोई थे, ठीक है। उसके बाद अब नॉर्थ ईस्ट सीमांत के साथ जो छोड़ा गया था उसमें AB ठक्कर थे, ठीक। और 5वीं आ जाती है नॉर्थ वेस्ट के लिए कौन से? उत्तर पश्चिम जनजातीय क्षेत्र के लिए इनके अध्यक्ष नहीं लिखे हैं, ठीक, बुक में भी नहीं लिखे हैं, तो मैं कैसे लिख दूंगी, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद हो गया। ये 5 को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इग्नोर का मतलब पढ़ना तो है ही, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये नहीं है, मैं आप लोगों को श्योरिटी के साथ बता रही हूँ। पर क्वेश्चन बनने के लिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब देखिए, उसके बाद अब प्रांतीय संविधान समिति आती है, इसके कौन? सरदार पटेल। प्रक्रिया निगमन समिति, इसके कौन से? राजेंद्र प्रसाद, ठीक। उसके बाद संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो अब इतना आप लोगों को याद हो गया है। अब हम लोग छोटी समितियों की बात करें तो छोटी समितियों में पहले वित्त और कर्मचारी समिति, देखो इसमें राजेंद्र प्रसाद है। कार्य संचालन समिति में आप लोगों को KM मुंशी को याद रखना पड़ेगा। संविधान समिति में आप लोगों को GV मावलकर को याद रखना पड़ेगा। और संघीय संविधान समिति में नलिनी रंजन को याद करना पड़ेगा, ठीक। तो इतना आप लोगों को अब याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात, इसमें प्रारूप समिति को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो प्रारूप समिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 7 सदस्य इसमें थे। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारंभ हुई थी और अध्यक्ष इसके अम्बेडकर जी थे, मतलब BR अम्बेडकर जी थे। पहला प्रस्ताव इसका कब लाया गया था? 1948 में लाया गया था। दूसरा प्रस्ताव 1948 अक्टूबर में लाया गया था, जस्ट 6 महीने के बाद, ठीक है। उसके बाद इसमें टोटल बैठकें जो थी वो 141 बैठकें हुई थी, ठीक। अंतिम बैठक इसकी क्या हुई थी? 1948 में 4 नवंबर को पड़ी थी, ठीक है। तो इसके अंतिम बैठक और बनने की डेट याद रखना, ठीक। इसमें टोटल 7 मेंबर कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। N माधव राव एक टाइम पर बीमार पड़ गए थे, ठीक है। तो उनको प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के मेंबर के तौर से इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह पर BL मित्रा आए थे। इसी तरह TT कृष्णमाचारी के साथ भी कुछ हुआ था, ठीक। और इनकी जगह पर DP खेतान आए थे। तो इतना आप लोग याद रखोगे, ठीक। उसके बाद गोपाल स्वामी आयंगर को भी याद रखना। टोटल 7 मेंबर ये आप लोगों के सामने हैं, ठीक। अब इन 7 मेंबर को याद करने की एक मैंने ट्रिक बनाई है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ऐसे ही याद कर लेना। BG ऑल कम सैयद माधव कृष्णन, ठीक। तो BG मतलब BR अम्बेडकर, G से गोपाल स्वामी आयंगर, ऑल से अल्लादी कृष्ण स्वामी आयंगर, K से KM से KM मुंशी, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। सैयद से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव से N माधव जिसकी जगह पर कौन आए थे? BL मित्रा, और TT कृष्णमाचारी के DP खेतान, ठीक है। तो ये प्रारूप समिति हो गई। अब इसके बाद आती है कांग्रेस समिति में टोटल 8 मेंबर थे। इसकी 2 बैठकें हुई थी। पहला 20 से 22 जुलाई 1946, दूसरा 15 से 17 अगस्त
1946। ठीक, ये आप लोगों के सामने 8 मेंबर्स हैं। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, उसके बाद मोहम्मद आसफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डॉक्टर गाडगिल, ठीक, और हमायूं कबीर और के संतानम। ठीक है, उसके बाद अगर संविधान की बात करें तो वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस ने किया है। सुलेखक संविधान के कौन है? प्रेम बिहारी बोस हैं, प्रेम बिहारी रॉय हैं। ठीक, और संविधान प्लस कानून की सलाह जो किसने दी है? BN रॉय ने दी है। ठीक है, अब इस कांग्रेस समिति की जो याद करने की ट्रिक है वो 8 मेंबर की, वो कैसे है? जवा आस कम है, गोपाल सेठ, डॉक्टर गॉड, हम संत हैं। ठीक है, मतलब जवा मतलब मैंने जो रिलेट किया था वो क्या था, मतलब ऐसा ऐसे यंगेस्ट एज जो नहीं होती है, मैंने उससे रिलेट किया था कि जवा आस कम है, गोपाल, गोपाल मतलब भगवान। ठीक है, गोपाल मतलब कृष्ण भगवान, तो गोपाल सेठ हैं, डॉक्टर हैं गॉड, ठीक, और हम हैं संत। तो ऐसे कुछ हमने मैंने रिलेट करके याद किया था। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं रोज़ आप लोगों को कांटेक्ट कर सकूं, मतलब रोज़ हम लोगों की मुलाकात हो सके। ठीक, और उसके बाद हमारे चैनल हम वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, जिससे आप जैसे बहुत से बच्चों का भला हो सके और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो सके। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।